साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट 2024 क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश वार्षिक संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे वो आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसी 2024 की परीक्षा हो, या आपकी जो पुलिस भर्ती की परीक्षाएं या जो अन्य परीक्षाएं, उन सभी के लिए करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आर्थिक प्रदृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी एमसीक्यू हैं उनको यहां पर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, इस सूची में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटक 23.9 मिलियन डॉलर कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर है। यह कथन आपका सही है। नंबर एक पर आपकी ईगा स्विटक है। दूसरा, चीन की एलिन गू 22.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर सही है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ 21.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ चौथे स्थान पर है। नहीं, चौथे स्थान पर नहीं है। कोको गॉफ जो है तीसरे स्थान पर है, 21.7 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, ना कि चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर कौन है? वो है एम्मा एमा राडू कानू एमा राडू कानू है। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा, डी, इस सूची में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन सिमोन बायल्स के साथ संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2023 में कब से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन एसी होना अनिवार्य कर दिया गया है। कब से? तो अक्टूबर 2025 से। कब से लागू? 1 अक्टूबर 2025 से। किसके द्वारा किया गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगला है वर्ष 2024 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा 2024 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 11,160 रुपए प्रति कुंटल, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। जबकि बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 12,000 रुपए प्रति कुंटल है। ठीक है, मिलिंग कोपरा का उपयोग तेल निकालने के लिए होता है और बाल या खाद्य कोपरा का उपयोग सूखे फल के रूप में होता है। मिलिंग कोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु। और बाल कोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? कर्नाटक। तीनों के तीनों साउथ के हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 जारी की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई नहीं, इसे जो है विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया गया है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है। यह कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो आपका मतलब दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण में वर्ष 2023 में अनुमानित 3.8% की वृद्धि हुई है और यूएसए रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत है। वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण प्राप्तकर्ता के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है, नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे आपका चीन है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है, पांचवे पे मिस्र है। और भारत वर्ष 2008 से ही रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नहीं, यह रिपोर्ट जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार तटीय राज्यों के समूह में अचीवर्स लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। यह कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन। तो तटीय राज्यों में लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। जबकि तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन से? केरल और महाराष्ट्र। प्रेरक राज्य कौन से? गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जमीन से घिरे राज्यों में आपके लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। दूसरा, तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है। और प्रेरक राज्य कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तीसरा, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य हैं उसमें असम, सिक्किम, त्रिपुरा है। और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। प्रेरक राज्य कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो आपका
लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों में चंडीगढ़, दिल्ली हैं, और वहीं तेईस आगे बढ़ने वाले राज्यों में, संसदीय प्रदेशों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी है, और एक राज्यों में दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ औद्योगिक गलियारा विकसित करने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ने तो कुल $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए एडीबी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1966 में, 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके कुल 68 सदस्य देश हैं, जिसमें 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र का, जबकि 19 जो है इसके बाहर के हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। पहला, 13 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सही है। भारत तथा एडीबी, एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौता उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार से संबंधित है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो समझौता जो है $200 मिलियन का ऋण लेने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राइट्स सीएफएम मोजाम्बिक के मध्य समझौते समेत निम्नलिखित या निम्नोक्त कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। देखिए, 12 दिसंबर 2023 को राइट्स लिमिटेड और सीएफएम मोजाम्बिक के मध्य 10 डीजल इंजन आपूर्ति के अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये कथन सही है। अनुबंध का कुल मूल्य लगभग $37.68 मिलियन है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। यह राइट्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा बात करें। यह रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न या श्रेणी 1 अनुसूची ए का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। भारत में परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में यह अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला है, 8 दिसंबर 2023 को आरईसी लिमिटेड ने जर्मन बैंक KfW के साथ कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 200 मिलियन यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, 200 मिलियन के। ठीक है। आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है? भारत में विद्युत वितरण कंपनियां जो डिस्कॉम्स हैं, इनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय लचीलेपन में सुधार करना। आरईसी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यह एक महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। आरईसी महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला है, इसमें हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस सूची में यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नहीं, यूरोपियन केंद्रीय बैंक की नहीं, बल्कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को शीर्ष स्थान मिला, जबकि यूरोपियन केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरा मिला है, तब दूसरे स्थान पर है। जबकि कमला हैरिस जो है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, तीसरे स्थान पर है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 4 महिलाएं कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, 32वें स्थान पर है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नडार मल्होत्रा है, 60वें स्थान पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल है, 70 स्थान पे, 17वें नंबर पे। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह है, 76 नंबर पे। अगला है, कौन सी कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो यह है शाब। कौन सी कंपनी है? शाब, स्वीडन की कंपनी है शाब। ठीक है। शाब स्थापित करेगा कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट बनाने भारत में एक नई सुविधा। ये कहां पर बनाया जाएगा? हरियाणा में संभावित है। आगे चलते हैं। और यह पहली बार होगा जब कि शॉप जो है स्वीडन के बाहर कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट का निर्माण करेगी। अगला है, नवंबर 2023 में विश्व कोल एसोसिएशन का नया नाम फ्यूचर कोल दी ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया है। तो ये जो आपका विश्व कोल एसोसिएशन है, WCA की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1985 में, 1985 में हुई थी। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। विश्व कोयला संघ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी सरकारी संघ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। इस संघ को पहले विश्व कोयला संस्थान कहा जाता था, विश्व कोयला संस्थान। ठीक है। नवंबर 2010 में इसका नाम बदलकर विश्व कोयला संघ कर दिया गया। आगे बात करते हैं बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है?
यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। पहला, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम या परसोत्तम रुपाला ने गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में यह रिपोर्ट 26 नवंबर 2023 को जारी की। सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। सही है। वर्ष 2023-22 के दौरान मांस उत्पादन में देश में कुल 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है। सही है। कुल ऊन उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ जम्मू और कश्मीर प्रमुख योगदान करता है। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुल ऊन उत्पादन में सर्वाधिक प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? राजस्थान है। राजस्थान है 47.98% हिस्सेदारी के साथ में। तो डी वाला यहां पर आपका सही नहीं है। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा सा, 2022-23 के दौरान सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है? 15.72%। ठीक है, इसके अतिरिक्त देश में कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? आंध्र प्रदेश 20.13%। और वहीं मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदानकर्ता कौन है? उत्तर प्रदेश 12.20% हिस्सेदारी के साथ। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर कहां पे हुई? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं, 26 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी लागत के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 2,956.89 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के मध्य किस लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो संसाधनों को साझा करने हेतु इस पे समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 नवंबर 2023 को केंद्रीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात किया गया। विकल्प में कौन सा देश काजू निर्यात किए गए देशों में शामिल नहीं है? बांग्लादेश, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो निर्यात किए गए देश कौन से? बांग्लादेश है, कतर है, मलेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। काजू की अब तक की पहली खेप भेजी गई बांग्लादेश को उड़ीसा से। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देखिए, कोटेडी आइवर के बाद भारत जो है 15% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। काजू, ठीक है, काजू का भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत को विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का स्थान है। काजू के निर्यात में वियतनाम का स्थान है। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान, सऊदी अरब। भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, सोशल इंपैक्ट फंड के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए यहां पर पहला है, 22 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल इंपैक्ट फंड की शुरुआत की घोषणा की। सही है। इसकी घोषणा उन्होंने G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की। सही है, के दौरान की। इस फंड में भारत 45 मिलियन अरब डॉलर का योगदान करेगा। 45 मिलियन का नहीं बल्कि 25 मिलियन का। कितने का? 25 मिलियन अरब डॉलर का योगदान करेगा। तो सी वाला सही नहीं। इस फंड की परिकल्पना ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार की अगुवाई वाली बहुहितधारक पहल के रूप में की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने हेतु सोशल इंपैक्ट फंड के विकास को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, 15 नवंबर 2023 को किसके द्वारा एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई है? तो यह इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत कितने उत्पादों को लॉन्च किया? कुल 6 उत्पादों को लॉन्च किया गया। कितने? 6 उत्पादों को
लॉन्च किया गया। दिसंबर तक बाजार में उपलब्ध होंगे 20 उत्पाद। ये 6 उत्पाद कौन से हैं? तो देखिए, अरहर है, अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एनसीओएल के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 जनवरी 2023 को इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को एक मंच देने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करने हेतु इस संस्था की स्थापना की गई है। एनसीओएल एक बहुउद्देशीय शुरुआत है जो देश की भूमि व जल संरक्षण और अन्न उत्पादन बढ़ाने के मिशन को गति और दिशा देगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादों से होने वाले लाभ का 50% छोटे किसानों तक पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति के संबंध में विकल्प में से कौन सा पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर देखिए 4 तथ्य हैं। पहला, 8 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी। सही है। यह नीति वर्ष 2027 से 28 तक लागू की जाएगी। सही है। इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। सही है। इस नीति से राज्य में 25,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नहीं, 40,000, 25 नहीं 40,000। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 7 नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? गुजरात के वापी में, गुजरात के ज्ञानधाम, वापी के ज्ञानधाम स्कूल में। ठीक है। यह करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस कंपनी ने शिपिंग लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु विश्व के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है? किसने किया है? गेल लिमिटेड ने किया है। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है आपके शिव नडार। ठीक है। शिव नडार जो है नंबर 1 पर है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नडार। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेमजी हैं, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। तीसरे पे मुकेश अंबानी उनका परिवार है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें सही कौन सा। पहला, अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यबल का गठन किया। सही है। यह कार्यबल इरडा की कार्यकारी निदेशक मीना कुमारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उद्देश्य क्या है कि बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत बिक्री या जबरिया बिक्री की शिकायतों के बीच इसकी दक्षता में सुधार करना है। उल्लेखनीय कि इरडा IRDAI ने वर्ष 2047 तक सबको बीमा देने का लक्ष्य रखा है, जिसके मुताबिक बीमा की पहुंच बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि बैंकों की शाखाओं का व्यापक इस्तेमाल किया जाए। अगला है ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने हेतु कितनी राशि का निवेश करेगी? ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए कितनी राशि का निवेश करेगी? तो ये लगभग 4,051 करोड़ रुपए की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉरेस्ट एवं पोटास युक्त P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए कितनी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है? तो 22,303 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, P&K उर्वरकों पर सब्सिडी लागू है कब से? NBS योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से। कौन सी बीमा कंपनी गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो यह है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित हुआ। यह कथन आपका गलत है। जयपुर में नहीं हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। यह कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या था? नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को जारी प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 1485.69 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। सही है। इसके अनुसार चावल उत्पादन
985.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन पहला सही दूसरा गलत है, क्योंकि चावल का उत्पादन कितना होना है? 1063.13 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक्सिस बैंक और फाइव द्वारा संयुक्त रूप से नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। फाइव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, एक्सिस बैंक और फाइव के द्वारा। एक्सिस बैंक का यह नंबरलेस कार्ड रुपए द्वारा संचालित है और इस क्रेडिट कार्ड को रुपए यूपीआई से लिंक भी कर सकते हैं। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए 10 अक्टूबर 2023 को एक्सिस बैंक और अग्रणी फिनटेक फाइव, जिसे पहले अर्ली सैलरी के नाम से जाना जाता था, द्वारा संयुक्त रूप से भारत का पहला नंबरलेस बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? फाइव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे ग्राहकों को सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन पर 1% का कैशबैक भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में जारी 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार को। ठीक है, दूसरे पे गौतम अडानी एवं उनका परिवार, तीसरे पे साइरस पूनावाला एवं परिवार है। आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया। यह कथन आपका सही है। वह अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाली पांचवी महिला नहीं, तीसरी महिला है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरी महिला है। इससे पहले जो है 2009 में इलिनार ओस्टम को, 2019 में एस्थर डफलो को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 अक्टूबर 2023 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इसमें आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है, सही है। दूसरा, इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। इसको यह वक्तव्य जारी किसने किया? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानिकारी समूह का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में? आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में। आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानिकारी समूह का गठन किया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसमें कुल जो है इसके अध्यक्ष कौन है? आर नारायण स्वामी और 9 सदस्य, मतलब 9 सदस्य, अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं। सदस्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया। नहीं, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह रिपोर्ट जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2023 में 6.6% रहने का अनुमान है। यह सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, भारत की विकास दर 2023 में 6.6%, 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक विकास दर 2023 में 2.4 और 2024 में 2.5% रहने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और किस कंपनी को 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो एसजेवीएन लिमिटेड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास तीन कथन दिए गए, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई नहीं। जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसको जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है या डेटाबेस, ये आईएमएफ जारी करता है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है, सही है। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक विकास दर 2023 में 3%, 2024 में 2.9, भारत की 2023 में 6.3 और 2024 में भी 6.3 रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में जारी कांतार ब्रांड्स शीर्ष कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 बिलियन है, सही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांड मूल्य $42.9 अमेरिकी डॉलर के साथ 75 ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पर है, यह कथन सही है। तीसरा, HDFC बैंक इस सूची में दूसरे स्थान पर है, सही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI इस सूची में चौथे स्थान पर है, नहीं, SBI जो है इसमें 5वें स्थान पे है, चौथे पे नहीं 5वें स्थान पे है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1040.5 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाले AAA रेटेड सामाजिक प्रभाव बांड प्रस्तुत किया है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, हरित भवन, ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित ऊर्जा दक्षता का वादा करने वाली परियोजनाएं भी नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए जा रहे नए बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने की पात्र होंगी। दो के दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, नाबार्ड जो है द्वारा देश का पहला सामाजिक प्रभाव बांड प्रस्तुत किया गया है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है सामान्य धान का, तो यह है 2183 रुपए प्रति क्विंटल, 2183 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान का। जबकि ए ग्रेड धान का मूल्य कितना है, ए ग्रेड धान का मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल, 2203 रुपए 203 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, इन पर विचार करना, बताना है सही कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है, सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है, तो यह भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कुल 750 कंपनियों को दिया गया शीर्ष, मतलब रैंकिंग दी गई है। नंबर 1 पे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे पे एप्पल है, तीसरे पे अल्फाबेट है, यूएसए का है। और इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, 7 भारतीय, और अंडर 100 में शीर्ष 100 में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है भारत की। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग DPI द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है, तो इसे जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया। कौन सा? नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम विभाग को। आगे चलते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय हेतु किस बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 के संयोजन में धारा 44A की उपधारा 4 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलय को मंजूरी दी है। तो किस शक्ति का? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ये आपका तेलंगाना में लॉन्च किया गया। कहां पे? तेलंगाना में। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव के द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में प्राप्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 50,000 रुपए, वित्तीय सहायता 20,000 से बढ़ाकर के 50,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस सीमेंट कंपनी ने शांति इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो किसने की है? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने। अगला है, और ये सांगी ये जो है कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में है। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को श्रेणी 1 मिनीरत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में उन्नत करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ अब भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त CPSC की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल 14 हो गई। कितनी हो गई? 14 हो गई। नवरत्न कंपनियां 14 हो गई हैं। तो ONGC विदेश लिमिटेड ये 14वां है। ठीक है, मंजूरी कौन प्रदान करता है? वित्त मंत्रालय। आगे बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, 2 अगस्त 2023 को GST परिषद की
51वीं बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, सही है। इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दावों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 18% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई। 18% नहीं, 28% लगाने की सिफारिश की गई है, ठीक है, 28%। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में आरबीआई ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किया। यह नियम कब से प्रभावी होगा? यह नियम जो है 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर, तो यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान मिला, सही है। इस सूची में इस वर्ष भारत की 8 कंपनियां शामिल हैं। ये दोनों कथन यहां पर सही है, ठीक है। तो नंबर 1 पर आपका अमेरिकी कंपनी, रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे पे सऊदी अरब का सऊदी अरामाको है, तीसरे पे चीन का स्टेट ग्रिड है। इस सूची में भारत की 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है। शीर्ष में नंबर 1 पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे पे इंडियन ऑयल है। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स है, राजेश एक्सपोर्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एसईसीएल की कौन सी खदान एमडीओ माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन गई है? तो ये है पेलमा खदान है, ठीक है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। अगला है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जमशेदपुर में झारखंड के जमशेदपुर में इसकी स्वीकृति दी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो $200 मिलियन का। $200 मिलियन का किस लिए? जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी सहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की कितनी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की है? तो 59.38% को मंजूरी प्रदान की है। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, जुलाई 2023 में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में किया, सही है। यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है, ये भी सही है। इस गठबंधन में 35 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल है। 35 नहीं, 39 कंपनियां, 39। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। इस गठबंधन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त है, सही है। आगे बढ़ते हैं। शुभारंभ कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला है, जुलाई 2023 में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो $295 मिलियन का, $295 मिलियन का। अगला है, 21 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बॉन्ड जारी किया गया। इस बॉन्ड द्वारा जुटाई गई राशि किस देश के इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर एलएलसी के लिए एडीबी के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना के वित्त पोषित किया जाएगा? तो कहां के? मंगोलिया के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में रिजर्व पे ने किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो कहां पर शुरू किया है? मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में शुरू किया है। इसी के साथ रिजर्व पे पहला भारतीय स्टार्टअप हो गया जिसने कलेर के साथ अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2023 को एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल के मध्य नई दिल्ली में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो 480 मेगावाट। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना किस पे है? करनाली नदी की धारा का उपयोग करके ये बनाई जाएगी। तो किस पे है? करनाली नदी पर है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।